नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे सोने और चांदी की। बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है बुलियन मार्केट में और 44,800 के इर्द गिर्द गोल्ड का मार्केट घूम रहा है। चांदी 67,000 के आसपास है। तो क्या आज शाम के कारोबार में कुछ एक्शन लौटेगा? किस तरह का ट्रेड आपको लेना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ बीरेन वकील हैं और भाविक पटेल हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी बताएं सर, इवनिंग मार्केट में गोल्ड में किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं? गोल्ड में सीमित दायरे में ही कारोबार रहना चाहिए, क्योंकि फेड की मीटिंग का आज आउटकम है जो ज़्यादातर रेट में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फेड का टोन डोविश रहता है, यानी क्यूई तरफी रहता है, थोड़ी सी रिस्क लेते हैं। मेरा आज के दिन झुकाव थोड़ा सिल्वर पे ज़्यादा है, उसमें मैं बाई प्रेफर करना चाहता हूँ। गोल्ड को एफओएमसी की इवेंट होने के कारण आज मैं नहीं करूँगा। अच्छा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। विनय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पूछिए विनय जी। नमस्कार। हाँ, नमस्ते अजीत। मेरे पास कॉटन सीड ऑयल के गए अप्रैल वायदा 4 गाड़े बाय है वो 2440 के रेट पे। तो अभी इससे ऊपर निकलेगा क्या 2-4 दिन में? अच्छा अच्छा, बताइए बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको कॉटन सीड ऑयल केक में? यहाँ भी मेरे हिसाब से थोड़ी ऊपरी स्तरों पे थोड़ी नफा वसूली आ सकती है, क्योंकि मार्केट करीबन 1800-1900 से एक तरफा चला है। हालांकि सेंटिमेंट बेहद बुलिश है। काफ़ी लोग यहाँ 2800-3000 की बात करते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2450 2480 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहाँ शायद सेलिंग आएगा। अच्छा, अनुराग जैन साहब हैं एमपी से। पूछिए जैन साहब। नमस्ते सर। सर मेरे पास सर चने का सर फिजिकल में स्टॉक है सर। लॉन्ग टर्म के लिए सर चने में क्या भाव आ जाएंगे? वो मतलब कब तक आ जाएंगे? जैसे 5600 5800 ये भाव कब तक आ जाएंगे सर? सोयाबीन पे सलाह चाहिए सर। ये 5450 से 15 बताइए लॉट भाविक पटेल साहब, लॉन्ग टर्म के लिए चने का प्राइस आपको क्या दिख रहा है? देखिए, चना अभी फिलहाल तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 5100 उसके करीब ही चल रहा है। और आगे जाके भी नाफेड ने जो 5 से 10% का डिस्काउंट जो जनवरी में जो चना प्रोड्यूस किया था वो भी निकाल दिया है। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से तेज़ गिरावट तो नहीं, बट आई थिंक सीमित दायरे में ही रहेगा मार्केट। ओवरऑल अगर मंडी में भी देखें तो थोड़ा एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि आगे जाके थोड़ा फेस्टिव सीज़न भी शुरू होना सकता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 5300 तक लग रहा है कि 1 से 2 महीने में आ सकता है। और नीचे की अगर रेंज में बोलूँ तो 4900 से 4800। तो 2 महीने में 48 से 5200 के बीच में ही मुझे लग रहा है कि चना में ट्रेड हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल रोहित का है, बनारस से है हमारे साथ। पूछिए रोहित जी। सर मैं भाविक पटेल जी से बात करना चाहता था। जी जी, पूछें। सर मैं भाविक पटेल जी से गोल्ड ऑप्शन के बारे में पता करना चाहता था। गोल्ड ऑप्शन के बारे में बताइए भाविक पटेल जी। गोल्ड ऑप्शन में क्या अभी ट्रेड लेने का ऑप्शन है? देखिए, आज के दिन तो मैं भी बोलूँगा कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आज बड़ा इवेंट है, एफओएमसी का इवेंट है। और एक्सपेक्टेशन है कि हालांकि जैसे सबसे मार्केट अभी एकदम सीमित है, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट हमारा मार्केट बंद होगा, उसके बाद कुछ गैप अप गैप डाउन हो सकता है। तो आज के दिन अगर ऑप्शन में भी आप ट्रेड लेंगे तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से सीमित कारोबार है, उस हिसाब से प्रीमियम भी घिसे जाएंगे। तो आज के दिन आई वुड सजेस्ट के ऑप्शन प्रीमियम या गोल्ड का काउंटर में थोड़ा दूरी रहिए। अच्छा,
अगला सवाल प्रवीण का है, हिसार से हैं हमारे साथ। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार मित्र जी। नमस्कार, पूछिए सर। पहले तो मेरे को कॉपर पे पूछना है सर, कॉपर का लॉन्ग टर्म का क्या ट्रेंड है? ये मतलब कि पॉजिटिव व्यू ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? कॉपर का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आप जानना चाहते हैं? ठीक है बीरेन जी, बताइए सर, क्या कॉपर एक बार फिर से तेज होगा? जो रफ्तार हमने कॉपर में पिछले दिनों बनते हुए देखा था, क्या उसकी संभावना भी और है क्या? प्रोस्पेक्ट ओवरऑल बुलिश रहेगा। चाइना की इंपोर्ट करीबन 15% ज़्यादा है, और जो बाइडेन गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस पैकेज पास हो चुका है, और फिजिकल ईजिंग जिसको गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी स्पेंडिंग आएगा, तो मैं ओवरऑल ऐसा मान रहा हूँ कि LME 10,000 क्रॉस करेगा, जो अभी फिलहाल 9,000 के आसपास चल रहा है। और इंडियन टर्म्स में हम शायद इसको 740 780 के बीच में देखेंगे। ये मेरा नजरिया 4 से 6 महीने का है। ठीक है, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर एल्युमिनियम और लेड के बारे में ट्रेंड बताएं, क्या रहेगा? एल्युमिनियम और लेड का ट्रेंड बताएं। एल्युमिनियम और लेड का ट्रेंड बताइए भाविक जी, एल्युमिनियम और लेड में अभी क्या करना ठीक रहेगा? देखिए एल्यूमिनियम में तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि अगर सारे बेस मेटल्स में कंपेयर करें तो एक निकल और एल्यूमिनियम दो है जो थोड़ा अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो एल्यूमिनियम आज भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है। तो आज के दिन अगर 175 के करीब आता है तो वहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं 174.30 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 176.20 का। और लेड की भी बात करें तो कल भी हमने अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, और जब मॉर्निंग सेशन में भी एक अच्छी पॉजिटिव तेज़ी देखने को मिली है। तो आज के दिन भी आई थिंक जब तक 160 के नीचे नहीं जाता है तब तक लॉन्ग ही मेंटेन कीजिए बना पोजीशन अपनी 162 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 160 का। ओके, अगला सवाल संजय का है, संजय जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए संजय जी। हेलो हेलो जी, सुन रहा हूँ सर, पूछें। हेलो, मेरा गोल्ड पे सवाल है सर। मैंने फिजिकल बाय किया हुआ है 48,500 पर, तो दिवाली तक क्या भाव? ओके, बताइए सर, दिवाली तक गोल्ड का प्राइस क्या दिख रहा है आपको बीरेन जी? इतना लंबा नजरिया मैं अवॉइड करता हूं, बट मुझे ऐसा लग रहा है फंडामेंटल बेसिस के हिसाब से आज की मीटिंग में भी ये टोन जारी रहेगा की तरफी का, तो हम एटलीस्ट अगले 3 महीने में 50,551 तक 50,000 तक तो प्राइस देखेंगे। अच्छा, 50,000 तक आप कहने की दोबारा भाव दिख जाएगा। बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी बिजनेस NCDX IPF की खास सीरीज में आज हम बात करेंगे दलहन की। और दलहन की जब हम बात कर रहे हैं तो दलहन ना सिर्फ कंज्यूमर और किसानों के लिए बहुत अहम कमोडिटी है, बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी बेहद अहम कमोडिटी है। अक्सर डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम रहने से हम दालों का इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि हमारे देश में दलहन उत्पादन की काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। सवाल यह है कि ये उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, किसानों को वाजिब भाव कैसे मिल सकता है, और वाजिब भाव दिलाने में NCDEX की क्या भूमिका हो सकती है, और हेजिंग का कितना बड़ा प्लेटफॉर्म एक्सचेंज के ऊपर है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हमारे खान पान में दाल रोटी का स्थान काफी ऊपर है। रोटी के लिए गेहूं का तो हमने पर्याप्त बंदोबस्त कर लिया है, लेकिन दाल के मोर्चे पर हम अब भी इंपोर्ट पर निर्भर हैं। पिछले 5 सालों में दलहन उत्पादन में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन खपत के तुलना में अब भी कम है। मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से ही दलहन उत्पादन को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है, जिसके नतीजे आंकड़ों में भी दिखने लगे हैं। 2014-15 में दालों का कुल उत्पादन 170 लाख टन था, जो 2019-20 में बढ़कर 230 लाख टन हो गया। मौजूदा साल में इसके 244 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो 240 लाख टन सालाना खपत से ज्यादा है।
अगर ऐसा होता है तो दलहन उत्पादन में देश आत्मनिर्भर होने के साथ सरप्लस की भी स्थिति होगी। पिछले कुछ सालों में दलहन की खेती के लिए मिले प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत से अब देश दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। नए एरिया में दलहन की खेती बढ़ रही है, साथ ही यील्ड बढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। लेकिन सरप्लस के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कीमत की। उत्पादन के मांग से आगे निकलते ही दाल के उत्पादन और प्रोसेसिंग से जुड़े सभी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के सामने कीमतों का जोखिम भी बढ़ने लगा है। खास तौर पर दलहन किसानों के लिए बड़ी चिंता भाव में भारी उतार चढ़ाव की है, क्योंकि दालों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का जोखिम हमेशा बना रहता है। लेकिन इसका मर्ज वायदा बाजार है। देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज NCDX पर चना, मूंग जैसे दलहन के वायदा के कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। दलहन में सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाले चना का तो ऑप्शंस का भी कॉन्ट्रैक्ट NCDX पर उपलब्ध है, जहां छोटी सी रकम चुकाकर नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि वायदा बाजार को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की, ताकि कीमतों में उतार चढ़ाव के डर से किसी फसल की खेती को नहीं छोड़ी जाए, बल्कि वायदा बाजार से तालमेल बिठाकर पूरे सेक्टर को फायदा पहुंचाया जाए, ताकि देश की तिलहन इंडस्ट्री नए आयाम पर पहुंचे। और अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, VP कमोडिटी एंड करेंसी IIFL सिक्योरिटीज के। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा दालों को लेकर कि डिमांड के मुकाबले दालों की सप्लाई की स्थिति देश में है क्या, और इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कैसे कम हो सकती है? मिथुन जी गुड इवनिंग। देखिए जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट करीबन 26 से 27 मिलियन टन के आसपास है, और जो हम प्रोडक्शन करते हैं वो करीबन 24 मिलियन टन के आसपास है। हालांकि सरकार ने इस बार जो टारगेट किया था वो करीबन 26 मिलियन टन के आसपास का था, तो 2-3 मिलियन टन का जो अपना जो शॉर्टेज है वो भारत के अंदर है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि अभी रिसेंटली सरकार ने उड़द को और पीस का जो इम्पोर्ट है वो लाइसेंस यहाँ पे जारी किया है। तो जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट को यहाँ पर किया गया है। तो मुझे लगता है कि उस इंपोर्ट की वजह से जो शॉर्टेज है 2 या 3 मिलियन टन का वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर हम पिछले 10 सालों में देखें तो जो पैदावार है दलहन की वो भारत में बढ़ी है, और मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 साल में हम ये जो टारगेट है आत्मनिर्भर का वो यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। हालांकि 2020-21 में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ओके, तो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा कि दलहन किसानों को अच्छा भाव कैसे मिल सकता है, और किसानों को अच्छा भाव, अच्छा मार्केट मिले, इसमें एग्री एक्सचेंज NCDX की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए NCDX एक्सचेंज के अंदर वो यहाँ पर जो प्राइस कोटेशन है वो देख सकते हैं, आगे फ्यूचर के जो भाव हैं वो देख सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो उनकी पैदावार है या जो उनकी क्रॉप तैयार होकर आती है उसको वो मंडी में ले जा सकते हैं। इवन एक्सचेंज के द्वारा भी वो अपनी क्रॉप को डिलीवर कर सकते हैं और डिलीवरी ले सकते हैं। तो एक्सचेंज सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिलीवरी करने के लिए। साथ में यहाँ पर जो ऑप्शंस चालू हुए हैं जहाँ पर वो ऑप्शन इन गुड के यहाँ पर करके वो ट्रेड अपना डाल सकते हैं, कम अमाउंट में जो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो अच्छा रिस्क उनको तब मिलेगा जब उनका जो रिस्क है वो यहाँ पर मैनेजमेंट होगा, और NCDX ये जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, छोटा सवाल एक मेरा आपसे और होगा कि जो प्रोडक्ट आपने जिक्र किया यहाँ पर उसका फ़ायदा आपने कहा कि उठा सकते हैं जो कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं। हेजिंग कितना बड़ा विकल्प है एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर, इसको जरा अगर आप आसान भाषा में संक्षेप में बता पाएँ। देखिए हेजिंग होता है कि जो किसान है उसका जो माल तैयार हुआ है उसको कैसे रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। तो एक्सचेंज जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर किसी ने खरीदारी करी है तो वो एक्सचेंज पे जाकर अपने उस माल को हेज कर सकता है, मीन्स उसके प्राइस को वो लॉक कर सकता है जितना उसको प्राइस चाहिए। तो उस प्राइस को लॉक करने को हम हेजिंग बोलते हैं, कि अगर प्राइस माल तैयार होने के बाद प्राइस अगर ऊपर नीचे जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसने यहाँ पर कमोडिटी को हेज किया हुआ है। तो हेज करने के लिए फ्यूचर अवेलेबल है, स्पॉट फ्यूचर आर्बिट्राज अवेलेबल है, और ऑप्शन इन गुड अवेलेबल है। तो सारे ही प्रोडक्ट NCDX में अवेलेबल है हेजिंग पर्पस के लिए। ओके, जी बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में दलहन मार्केट के बारे में बात करने के लिए।